हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स अपना एक नया चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। पूरे फाइनल के लॉ सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा या आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा जो चैप्टर, वो यही चैप्टर है। हो सकता है अभी मैंने ये बात बोली तो शायद आप लोग इस बात पर हंस रहे हो या आप अपने मन में ये बोल रहे हो कि नहीं सर, आपकी सब बात ठीक है, बट ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें तो यही चैप्टर से सबसे ज्यादा डर लगता है या यही चैप्टर हमें नापसंद है, पसंद नहीं है। और उसका रीजन भी शायद आप ये बोलने वाले होंगे कि नॉर्मली सर हम जब लॉ पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि भैया कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, कंपनी कब शेयर्स का इशू लेकर आ रही है। लेकिन ये तो सर आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एंड एग्जैक्टली बच्चों, मैं जो आपको बोल रहा हूं कि ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा और इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है, इसका रीजन भी यही है कि ये चैप्टर जो हमारा नॉर्मली लॉ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ सब्जेक्ट को देखते हैं, ये उससे डिफरेंट है। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आईटी सेक्टर की बात आती है जो कि आपके लिए काफी हद तक नया टॉपिक, नया कंटेंट है, नया कॉन्सेप्ट है। और इसी के अंदर जब आप लोग रियल केस लॉज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो आपको कई सारी ऐसी चीजें, नई नई बातें जानने को मिलेंगी जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता है। इसीलिए ये चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और पसंद होने वाला चैप्टर बन जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 है, पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना कि ये चैप्टर क्यों आया, किस लिए आया, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर आया, 2000 के अंदर इंडिया में आया। अब ये क्यों आया, इसका आप एक रीजन और कहानी सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 1986 के अंदर, 1986 के अंदर इंडिया में, भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडिया के अंदर पहली बार जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1986 में हुआ था। इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स आए थे पहली बार, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी लेकर आए थे। क्लियर है ये चीज यहां तक। तो 1986 में कंप्यूटर आ गए और 1995 के अंदर, 1995 1995 के अंदर भारत में पहली बार इंटरनेट आया। उससे पहले इंडिया के अंदर इंटरनेट ऑफिशियली नहीं आया था। 1986 से 1995 तक लोग कंप्यूटर को नॉर्मली अपने डेटाज इकट्ठा करने के लिए ऑफिशियल यूज में ले रहे थे, बट इंटरनेट का यूज नहीं लिया जा रहा था। 1995 के अंदर इंडिया में, भारत देश के अंदर इंटरनेट आ गया दोस्तों। अब जैसे ही भारत के अंदर इंटरनेट आया तो बहुत अच्छी बात है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। जब भी कोई चीज नई आती है तो उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे उससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ऑफलाइन भर रहे थे, फिर हम ऑनलाइन भरने लग गए, है ना। उसके अलावा जो कंपनीज अपने फॉर्म्स रिटर्न फाइल कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास में, वो पहले धक्के खा खा के और बसें और अपने ऑटो और अपनी गाड़ियों के थ्रू वहां पर पहुंचते थे एमसीए के ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और वहां पर अपनी फॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स को, रिटर्न्स को जमा कराते थे। ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया था, इंटरनेट आ चुका था। फायदे तो बहुत सारे हुए दोस्तों, लेकिन दो लेकिन दो प्रॉब्लम अराइज हो गई। सर वो कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो गई,
एक तो प्रॉब्लम अराइज हुई साइबर क्राइम की, और एक प्रॉब्लम अराइज नहीं बोलूंगा, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब कुछ चीजें बढ़ती हैं, कोई नई चीज आती है, उसके कई सारे फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो दो नुकसान हुए, वो पहला था साइबर क्राइम। सर, ये साइबर क्राइम का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, साइबर क्राइम का मतलब क्या है। मैं एक आपको रियल केस लॉ के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। हम पढ़ेंगे सेक्शन 66D के बारे में, हालांकि ये आपके कोर्स का उतना पार्ट नहीं है, बट साइबर क्राइम क्या होता है इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ये बोलता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। नॉर्मली आज सपोज कीजिए मैं मोहित बंसल हूं, आप लोग मेरा चेहरा जानते हो। अगर मैं आप लोगों के सामने आऊं और मैं आप लोगों से बोलूं कि यार मैं तो सलमान खान हूं, आप बोलोगे नहीं सर, आप मोहित बंसल हो, क्योंकि आप हमें यहां पर लाइव दिखाई दे रहे हो। पर सोचिए अगर मेरा चेहरा दिखाई ना दे और मैं कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ हूं, और उस वक्त अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मैं सलमान खान हूं, हो सकता है शायद आप मानना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड मैं खुद को पर्सोनेट कैसे कर रहा हूं, मैं आपके सामने खुद को शो कैसे कर रहा हूं, किसी दूसरे पर्सन की तरह से। तो पर्सोनेशन का मतलब होता है आप जो है नहीं, वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोहित बंसल हूं, मैं खुद को कोई दूसरा व्यक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका एक रियल केस लो समझिएगा, आपको समझ में आएगा साइबर क्राइम क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। ये जो केस लॉ मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये है संदीप संदीप वेगरे वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक्चुअली में संदीप और काफी सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। देखिए, एक कंपनी थी और उस कंपनी का जो यूआरएल था, आप कभी भी अपने गूगल के ऊपर जाओगे तो गूगल पे यूआरएल होता है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे www.mohitbansal.classes.com। वैसे ही एक कंपनी का जो यूआरएल था, वो था jpolycam.com। और ये संदीप वगैरह इस कंपनी के अंदर काम करा करते थे। लेकिन कंपनी ने इन संदीप को किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कंपनी से निकाल दिया। इन्होंने कुछ गलती करी थी, उसकी वजह से कंपनी ने इनको निकाल दिया था। अब ये जो संदीप थे ना, इस बात का इनको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी और खुन्नस चढ़ गई, और उन्होंने बोला कि मैं कंपनी से अपना बदला लेकर रहूंगा। संदीप ने बोला कि मैं तो अब कंपनी से अपना बदला लेकर रहूंगा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नए यूआरएल को परचेज कर लिया। उस यूआरएल का नाम क्या रखा, और ये अकेले नहीं थे, इनकी वाइफ थी, इनका वाइफ का भाई साला था, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और उस यूआरएल का नाम क्या रखा इन्होंने, देखिएगा, यूआरएल का नाम रखा jplycam.org। अब अगर आप इस वाले यूआरएल में और इस वाले यूआरएल में देखोगे तो सिर्फ दो फर्क हैं। पहला तो डॉट कॉम की जगह ओआरजी है, और दूसरा एक माइनर सा डिफरेंस है, यहां पर पॉलीकॉम है, यहां पर ओ को हटा दिया है। लेकिन जब भी कोई पर्सन नॉर्मली देखेगा तो उसे जय पॉलीकॉम ही ये दिखाई देगा, नॉर्मली ये जय पॉलीकॉम दिखाई देगा। तो उन्होंने क्या किया, संदीप ने ये यूआरएल अपने पास रजिस्टर करा लिया, और उसके बाद में वो कंपनी के काफी सारे क्लाइंट्स को ईमेल करने लगे। और ईमेल में वो लिखने लगे कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ने इसके साथ फ्रॉड किया, उसके साथ फ्रॉड किया, आप कंपनी के साथ में बिजनेस मत करो। इवन उन्होंने बैंक्स के पास में भी, इवन उन्होंने बैंक के पास में भी इस ईमेल यूआरएल के थ्रू ईमेल किया, और उसमें लिखा कि ये तुम्हारा लोन वापस नहीं करेंगे, ये फ्रॉड है, इनको लिक्विडिटी मत दो, इनको लोन प्रोवाइड मत दो, या इनके अकाउंट्स को ओपन मत करो। और काफी इवन गवर्नमेंट के पास में हर जगह पर ये इस तरह के ईमेल्स और मैसेजेस करने लगे। और उसका नतीजा भी ये निकला कि जो एक्चुअल रियल कंपनी थी, उसको करोड़ ऑफ लॉस हुआ, मतलब करोड़ों रुपए का उसको लॉस हुआ। और ये पता नहीं चल रहा था, और सबको ऐसा लग रहा था कि ये कोई कंपनी के अंदर का ही बंदा है, मतलब ऑफिशियली ये कंपनी के थ्रू ये किया जा रहा है।
क्योंकि वो खुद को पर्सोनेट कर रहा था इस कंपनी के थ्रू यूआरएल को लेकर। ये है साइबर क्राइम। तो जब बच्चों 1995 के अंदर इंटरनेट आया, 1995 के अंदर जब इंटरनेट आया तो उससे इंडिया के अंदर बहुत सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली होना स्टार्ट हो गया, ई कॉमर्स स्टार्ट हो गया। लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिजली का बिल, पानी का बिल, मूवी टिकट करने लगे, अपने कपड़े और सभी चीजों की शॉपिंग करने लगे। लेकिन उससे साइबर क्राइम के अंदर भी बहुत सारे नए नए तरीके के क्राइम्स होने लगे। जैसे और क्या क्राइम होने लगा, उसके लिए देखो मैं आपको एक और केस लॉ बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक और केस लॉ बताता हूं। ये केस लॉ है दोस्तों, सैयद असिफुद्दीन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। यहां पर एपी जो है वो आंध्र प्रदेश है। यहां पर एपी जो है वो आंध्र प्रदेश है। एक्चुअली में हुआ क्या था, आपको याद होगा कि जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने अपना एक मोबाइल निकाला था, बहुत ही सस्ते दामों पर लोगों को वो मोबाइल प्रोवाइड किया था। सीडीएमए मोबाइल था, सीडीएमए मोबाइल था। लेकिन रिलायंस ने उस मोबाइल के साथ में एक कंडीशन निकाल दी थी, और कंडीशन ये थी कि इस मोबाइल के अंदर सिर्फ रिलायंस का ही नेटवर्क यूज हो सकता है, रिलायंस की ही सिम यूज हो सकती है, और कोई दूसरी सिम इस मोबाइल के अंदर काम नहीं करेगी। और ऐसा रिलायंस कंपनी ने कैसा किया, उन्होंने 32 बिट का एक ईएसएम कोड बनाया था, और उस वो कोड रेस्ट्रिक्ट करता था किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्क को इस मोबाइल के अंदर यूज करने से। अब ये जो सैयद असिफुद्दीन थे, ये टाटा इंडिकोम के अंदर काम किया करते थे। ठीक है। हाँ, अब हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रिलायंस का ये मोबाइल परचेज कर लिया था, बट वे दूसरा कनेक्शन यूज करना चाहते थे, और लेकिन उनके पास में ऑप्शन नहीं था क्योंकि वहां पर एक कोड लगा हुआ था। तो ये सैयद असिफुद्दीन और इनके जो कलीग थे इस कंपनी के, वो लोग क्या करते थे, वो लोग कस्टमर्स को कॉल करते थे, उनको कांटेक्ट करते थे पर्सनली, और उनसे बोलते थे आप हमारे पास में आइए, हम इस मोबाइल से ये जो 32 बिट का ईएसएम कोड है हम इसको ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद में आप कोई भी सिम इसके अंदर यूज कर सकते हो, हमारी टाटा की सिम भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। और ऐसा सैयद करने लगे। धीरे 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 जब ये बात रिलायंस को पता लगी, धीरे धीरे जब ये बात रिलायंस को पता लगी, तो रिलायंस ने गवर्नमेंट के थ्रू उन सभी के ऊपर केस फाइल कर दिया, इन सभी के ऊपर केस फाइल कर दिया। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, कोडेड डॉक्यूमेंट है कि इसके अंदर सिर्फ रिलायंस की ही सिम यूज होगी, उसके साथ में टेम्परिंग करी जा रही है, इसे साइबर क्राइम बोला जाता है। उसके अलावा साइबर क्राइम में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, साइबर क्राइम में आ जाता है हैकिंग करना। आप सोचिए, आप रात को सो रहे, आराम से सो गए, और आप एकदम से सुबह उठे, और आपने सुबह उठकर देखा कि यार आपके मोबाइल के अंदर जितने भी आपके फोटोज थे, वीडियोस थे, डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ भी नहीं है, लैपटॉप के अंदर कुछ भी नहीं है, और सब कुछ किसी ने हैक कर लिया, आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिया। या इवन आपने देखा होगा पॉर्न, सेक्सुअल कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा लीक होता है, और इंटरनेट के थ्रू साइबर क्राइम होता है। आपको पता है, अगर किसी की सेक्सुअल वीडियो बनाई जा रही है, पॉर्न वीडियो बनाई जा रही है, और उसको हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं, वो गलत है, वो साइबर क्राइम के अंदर काउंट होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपलोड किया है वही साइबर क्राइम के अंदर काउंट होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई पॉर्न वीडियो आई और आपने उसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया, किसी को फॉरवर्ड कर दिया, वो भी साइबर क्राइम के अंदर क्राइम माना जाता है। तो बच्चों, 1986 में जब इंडिया के अंदर डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, कंप्यूटर आया, उसके बाद में 1995 के अंदर जब इंटरनेट आया, तो उससे कई सारे फायदे हुए, उससे बहुत सारे फायदे हुए, लोगों का काम आसान हो गया। वो कंपनीज जिनको पहले धक्के खा खा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में जाना पड़ता था, उनके ऑफिस में जाना पड़ता था, और वहां पर फिजिकली अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को, ई फॉर्म्स सॉरी फॉर्म्स को सबमिट कराना पड़ता था, आपको कंपनीज आराम से घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकती थी। लेकिन
लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। इंटरनेट आ तो गया था, लोग यूज कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे थे। क्यों यूज नहीं कर रहे थे बहुत ज्यादा लोग? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था, उनको भरोसा नहीं था। दूसरा, उनको यह दिखाई दे रहा था कि यार काफी सारे तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं। ऊपर से लोग ई कॉमर्स तो करना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिकली सामान खरीदना और बेचना तो चाहते थे, लेकिन डर लगता था उनको कि यार इस चीज के लिए तो कहीं कोई लॉ, कोई कानून बना हुआ नहीं है। आज अगर अमेजोन पर जाकर मैं अपना कोई मटेरियल बेचता हूं, मैंने आपको बेचा और आपने मेरे को पेमेंट नहीं किया, कैश ऑन डिलीवरी है, तो मेरा तो मटेरियल भी चला गया और लॉस भी हो गया। या सपोज करो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसे रिटर्न नहीं ले रहे हो, मेरे को रिफंड नहीं दे रहे हो, तो मेरा लॉस हो गया। तो इंटरनेट तो 1995 में आ गया, लेकिन लोग उसको यूज करने से कतरा रहे थे, लोग उसको यूज करने से डर रहे थे। और लोगों की जो दो समस्याएं निकल रही थी, एक तो ई कॉमर्स के लिए समस्या निकल रही थी कि भैया कोई लॉ नहीं है। अगर आज मैंने मान लीजिए कोई बड़ा वॉशिंग मशीन, एसी परचेज कर लिया जो हजारों लाखों रुपए का आता है, और कल को मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, तो मैं किसके साथ में क्या करूंगा? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आईफोन्स जो है वो अपना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और पहले ऐसी बहुत सारी कहानियां निकल के आती थी कि आईफोन मंगाया और उसमें निकला पत्थर है, या साइबर क्राइम हो रहा था। तब जाकर गवर्नमेंट को एक कानून की जरूरत महसूस है। गवर्नमेंट को यह महसूस हुआ कि यार इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, या जितने भी ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने की जरूरत है। कि अगर आपने कुछ भी गलत किया, आपके ऊपर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और पेनल्टीज, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इस पर्पस के साथ में आईटी एक्ट लाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया, 2000 के अंदर लाया गया। कब लाया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया, 2000 के अंदर लाया गया। अरे मेरी बात बड़ी ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट बोलता है कि सर अभी तक की मेरे को आपकी बात ये समझ में आई, आप ये बोल रहे हो कि 1995 के अंदर जब इंटरनेट इंडिया में आ गया, तो लोग यूज करना चाह रहे थे इंटरनेट को, लेकिन ज्यादातर लोग यूज करने से डरते थे। एक तो उन्हें साइबर क्राइम का डर होता था, और दूसरा, इवन आप देखिए बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि यार अगर कोई लड़का या कोई लड़की, मेल फीमेल कोई भी, अगर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो थोड़ा सा देखभाल के कीजिए, कहीं कोई दूसरा बंदा उसकी फोटो को लेकर और कहीं एडिट करके कुछ इलीगल काम ना कर ले। तो 1995 में इंटरनेट तो आ गया, लोग यूज करने से कतरा रहे थे, उन्हें साइबर क्राइम का और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में फ्रॉड होने का डर था, और उनकी विशेष चिंता ये थी कि यार अगर कोई लॉ होता, अगर कोई कानून होता, अगर कुछ पेनल्टीज होती कि अगर किसी ने ऑनलाइन में कुछ भी फ्रॉड किया तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी, तो हम बिंदास ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेकर आई 2000 के अंदर। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं इस चैप्टर का, फिर मैं जब डिटेल में एक एक चीज को यहां पर पढ़ना स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं आपको बोलूंगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आया, उसके जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो है दोस्तों लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको लीगली रिकॉग्नाइज करना, कि अगर इसमें कुछ भी फ्रॉड हुआ तो टेंशन मत लो, हमारा लॉ है, हमारा कानून है, और वो पेनल्टी लगाएगा, न्याय दिलाएगा हम। स्टूडेंट मेरे से बोलता है कि ठीक है सर, मेरे को आपकी ये बात समझ में आ गई कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए आया, लेकिन कैसे? वो लीगल रिकॉग्नाइजेशन आखिर दे कैसे रहा है? कैसे कैसे लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है? लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये जो इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं,
जैसे ही ये इंट्रोडक्शन काफी अच्छा खासा चलेगा, काफी लंबा चलेगा, जैसे ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, बिलीव कीजिए हाफ ऑफ द चैप्टर आपको ना ऐसे टिप्स पे आता होगा। आप बोलोगे मुझे प्रैक्टिकली आता है, थ्योरी ना भी पढ़ू ना एग्जाम में जाकर लिख सकता हूं, मैं ये दावे के साथ में आपको बोल रहा हूं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगली रिकॉग्नाइज किया जा रहा था? थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स। कैसे किया जा रहा था मेरे प्यारे दोस्तों? डिजिटल सिग्नेचर। अब बड़े ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और एक होता है डिजिटल सिग्नेचर, और दोनों अलग होते हैं। दोनों अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग होता है, डिजिटल सिग्नेचर अलग होता है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, उसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करा थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू नहीं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू लीगली रिकॉग्नाइज किया। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? लेट सपोज कि अगर मैं ऑफलाइन में, लेट सपोज मैं ऑफलाइन में अपनी निजी जिंदगी में नॉर्मली मैं अपने इस तरीके से साइन करता हूं। लेट सपोज मैं नॉर्मली अपने ऐसे साइन करता हूं, आप मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, मैं ऐसे ही साइन करता हूं, लेट सपोज, एग्जांपल दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी यही होता है कि जैसे अभी मेरे पास में मान लीजिए कोई पेपर होता और मैं पेपर के ऊपर ऐसे साइन कर दिए, वो तो फिजिकल सिग्नेचर है। एंड सेम सिग्नेचर को मैं अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली यहां पर कर रहा हूं, सेम सिग्नेचर को अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोला जाता है। मतलब जिस तरीके से मैं फिजिकली करता हूं, सेम एज इट इज उसी तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो कि फेक हो सकता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे के सिग्नेचर हूबहू एग्जैक्टली डिट्टो उसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं। आज सपोज करो कि आपका नाम रोहित है और आप कुछ इस तरीके से सिग्नेचर करते हो, और मान लो बाई चांस मेरे अंदर कोई ऐसी कला है कि यार ये जैसा इसने सिग्नेचर किया है ना, एग्जैक्टली मैं ऐसा सिग्नेचर कर सकता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो फेक हो सकता है। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, उसने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड किया थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, नॉट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर। सर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? देखो जैसा आपको यहां पर दिखाई देगा, डिजिटल सिग्नेचर जो है ना वो इस तरीके का होता है। पहले यहां पर कंपनी का नाम आता है या बंदे का नाम आता है, फिर उसमें लिखा होता है साइन बाय मी, फिर उसका एड्रेस लिखा होता है, और फिर उसकी डेट लिखी होती है और टाइम लिखा होता है। ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डिजिटल सिग्नेचर बनता कहां है या मिलता कहां है? भैया मिलता नहीं है, बनता है। सर इस डिजिटल सिग्नेचर को आखिर कौन बनाता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सर इस डिजिटल सिग्नेचर को कौन बनाता है, कैसे बनाता है? सपोज कीजिए दोस्तों, आज मुझे कोई डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, मुझे मोहित बंसल को। तो मैं कौन हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा सब्सक्राइबर। मैं कौन हो जाऊंगा? मुझे बोला जाएगा सब्सक्राइबर। और मुझे डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हैं तो मैं किसके पास में जाऊंगा? मैं जाऊंगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। किसके पास जाऊंगा? मैं जाऊंगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास में जाकर मैं बताऊंगा कि भैया मेरे को मेरे सिग्नेचर बनवाने हैं। प्रॉपर राइटिंग में दिया जाएगा, वो एक एक चीज को चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जाकर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से बोलूं लाओ रिलायंस कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर बनाकर दे दो। ऐसे तो रिलायंस कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर अगर मेरे पास में आ गए, तो मैं उस रिलायंस के साइन करके किसी के साथ कुछ भी करोड़ों अरबों का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा? नहीं। तो जो बंदा अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाता है उसे बोला जाता है सब्सक्राइबर। और वो किसके पास में जाता है दोस्तों? वो जाता है अथॉरिटी के पास में, जो डिजिटल सिग्नेचर बनाती है। उस अथॉरिटी को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? उसको बोला जाता है सर्टिफाइंग
अथॉरिटी क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। उसे बोला जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर बनाती है ना, तो वो दो की देती है। डीएससी जो देती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो देती है, उसकी वो दो की देती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक होती है प्राइवेट की। एक क्या होती है? एक होती है प्राइवेट की। ये प्राइवेट की का मतलब क्या होता है? प्राइवेट की जो है वो मुझे दी जाएगी, जिसको मैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा, और वो वहां रहेगी, सिर्फ मेरे पास रहेगी, उसका एक्सेस किसी के पास में नहीं है। और मुझे जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करना होगा, मैं अपनी प्राइवेट की को, मेरे पास एक्सेस है, सिर्फ मैं ही ऑथोराइज्ड हूं, मैं उसको यूज कर लूंगा। दैट इज प्राइवेट, वो मेरे पास में। सपोज कीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, और उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को मैंने आपके पास में फाइल किया, एंड लेट सपोज कि मैंने अपने डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर इंपोज करे। अब आपके पास में जब वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुआ, आपके पास में जब वो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ, आप खुद को कैसे एंश्योर कंफर्म करोगे कि मैंने जो डिजिटल सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं वो मेरे ही हैं, वैलिड सिग्नेचर है? उसके लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने दूसरी एक की इशू की हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक की। सेम ही होती है वो, सेम डिजिटल सिग्नेचर है। उस पब्लिक की को वो कहां पर अपलोड कर देता है? उस पब्लिक की को वो अपलोड कर देता है, एक इंट्रोडक्टरी होता है पूरा, है ना? जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, अगर पहले, अभी तो मोबाइल चल गए, और मोबाइल के अंदर हम नाम पूरा सेव करके रखते हैं सब कुछ। पहले जब नॉर्मली लैंडलाइन चला करते थे, तो क्या होता था हमारे पास में ना, हमें पता नहीं रहता था कि यार किसको फोन मिलाना है, या कहाँ का क्या आगे का कोड है। जैसे मैं जहां पर भरतपुर में रहता हूं, वहां पे 05644 05644 वहां का कोड है। तो उसके लिए क्या होता था? उसके लिए एक बुक आया करती थी। उसके लिए क्या होता था? उसके लिए ना एक बुक आया करती थी। ज्यादातर लोग उसे टेलीकॉम डायरेक्टरी भी बोलते थे। उसी तरीके से जब ये कंट्रोलिंग जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो डिजिटल सिग्नेचर को इशू कर रही है, वो पब्लिक की को ना अपलोड कर देगी उस डायरेक्टरी के ऊपर। तो मैं जिस भी पर्सन को अब इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगाऊंगा, वो मेरे डिजिटल सिग्नेचर को उस डायरेक्टरी पर जाकर और वहां पर चेक कर लेगा, टैली कर लेगा कि ये सही सिग्नेचर है कि नहीं। क्लियर ये चीज यहां तक? अब ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी हर कोई नहीं बन सकता। रोड पे चलते हुए टॉम डिक हैरी को उठा के आपने बोला कि सुनो भैया तुम सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए एक दूसरी अथॉरिटी है, जिसका नाम है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मतलब इन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी।